सीमेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर हम आपको सीमेट के द्वारा आयोजित वेबिनार जो 26 फरवरी 2021 को आयोजित की गई थी उसका सीधा प्रसारण पूरा इसमें दिखाई देंगे, जिसका मुख्य विषय था इंटीग्रेशन ऑफ ECCE इन स्कूल एंड द रोल ऑफ द स्कूल लीडरशिप इन द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ECC के एक्सपर्ट के रूप में मौजूद है श्री योगेंद्र जी। थैंक यू ऋतु जी। शिक्षा से तात्पर्य है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे विद्यालय जाने से पूर्व, विद्यालय के पूर्व की जो तैयारी है बच्चे की, माना जाता है कि बच्चे का 85% या 90% का जो विकास है वो 6 वर्ष से पूर्व हो जाता है। तो उस प्रारंभिक अवस्था में जब बच्चे के साथ में सीखने सिखाने से संबंधित कार्य किए जाते हैं, गतिविधियां की जाती हैं, केवल सीखना सिखाना नहीं बल्कि उसको किस तरह से सीखने के लिए तैयार किया जाता है, ये सब कुछ जो कार्य है वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ECE के अंतर्गत आता है। जी ऋतु जी। जी बिल्कुल ठीक योगेंद्र जी, थैंक यू सो मच। और अच्छा है आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जी, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बताई है योगेंद्र जी ने, बिल्कुल पूरी तरह से अक्षरशः सत्य है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ प्रश्न था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एज पर NEP 2। चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जब एक और C ऐड हो जाता है, ECCE, जो योगेंद्र जी ने बताया वो है ECE, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। उसमें केयर होता है लेकिन थोड़ा एम्फेसिस देने के लिए हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करते हैं और NEP ECE की बात ना करके ECCE की बात करता है, जो कि कंसेप्शन से लेके 8 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे मिलेंगे जिसमें ECCE लिखा होगा, ECCD लिखा होगा, ECE लिखा होगा। तो आपको अब क्योंकि आपका ये वेबिनार है और अब सब कुछ जो हमारा एफर्ट्स है, all should be in the direction of NEP implementation of all recommendations of NEP 2020। तो आपको NEP 2020 के टर्म्स में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जरूरत है। तो NEP 2020 में कंसेप्शन से 8 इयर्स तक की स्टेज को हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहते हैं। एक बात, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, उससे पहले ये भी जानना जरूरी कि एक 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने डॉक्यूमेंट बनाया, वो है पॉलिसी ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उस पॉलिसी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में ये लिखा हुआ है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है वो कंसेप्शन से लेके 6 इयर्स तक की स्टेज है। अब 2 साल NEP 2020 में ऐड हो गए हैं। वो कौन से साल है? 7 and 8, यानी कि क्लासेस 1 and 2। अभी बहुत सारे चल रहे हैं जिस बात हो रही है कि 3 years of it will be extended till class 3 also। सिर्फ 2 साल तक की, क्लास 2 तक ही नहीं, क्लास 3 तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन NEP में अब तक ये क्लास 2 तक है। अब बेस उसका क्या है, ये सब भी हम सभी को पता है। एक बार सिर्फ रिपीटिशन की बात है कि ब्रेन रिसर्च ही कहती है कि इस समय बहुत सारे इनपुट्स देने के थे बच्चे को, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कॉग्निशन बट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, सोशियो इमोशनल एंड इमोशनल ऑल्सो। बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ब्रेन तो डेवलप होता है कंटिन्यूअसली, बट क्यों ये पर्टिकुलर स्टेज इंपॉर्टेंट? बिकॉज sensitivity or the pliability or the flexibility of brain and the acceptability of new information and processing of new information is very very fast at this stage। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे को आप जिस तरीके से ढालेंगे, जितने इनपुट्स देंगे, बच्चे की एक्सेप्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस फास्ट। तो ये बात सबको एक साथ बनाने की जरूरत है। पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को ठीक नहीं मिली है तो आगे जाकर उसमें उसको आप इंटरवेंशन नहीं दे सकते या उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है। नई जो ब्रेन रिसर्चर्स है वो ये कहती हैं कि 40-40 इयर्स के जब हम हो तो हमारी जो मल्टीटास्किंग एबिलिटी है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एंड कमिंग अप विद द सॉल्यूशन इज वेरी वेरी फास्ट एट दैट स्टेज।
और कोई भी हमारे ब्रेन में अगर डैमेज होता है, अगर हम इसको प्रॉपर इंटरवेंशन दें तो उस डैमेज को वी कैन रिपेयर, एंड जो ब्रेन का जो लोकेशन है किसी डैमेज का, दैट इज shifted from that place to another place and his brain starts working as usual. Brain damage in terms of physical नहीं, in terms of cognitive ability की बात यहाँ पर हो रही है। तो एक तो बात हुई ब्रेन रिसर्च, दूसरी हुई होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट मैंने आपको बताया, इफ यू लुक एट योरसेल्फ इवन, तो आपको क्या दिखता है? एक शरीर मतलब हमारा फिजिकल बॉडी, दूसरा दिखता है हमारा ब्रेन, सेकेंड इज आवर इमोशंस मतलब हमारा हार्ट यानी कि इमोशन, और फिर हम जो बोलते हैं वो लैंग्वेज, और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट की चीजें, ये सब मिलकर बनते हैं हम। तो हमारे साथ ये सारी चीजों का विकास होना जरूरी है। इसलिए बच्चे के सिमिलरली जब हम बच्चे का डेवलपमेंट करते हैं, बच्चे के शरीर का, उसके बौद्धिक विकास, उसके इमोशंस का, उसके सोशल रिलेशनशिप्स का, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट का, क्योंकि हम सब एनवायरनमेंट में ही रहते हैं, उस सब का विकास करने की हमें प्री स्कूल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में कोशिश चाहिए। तो दूसरा है हमारा इसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि बहुत सारे लर्निंग क्राइसिस एनईपी 2020 में कही गई है कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें लर्निंग क्राइसिस है। तो लर्निंग क्राइसिस एनईपी के हिसाब से फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में है, बट एक्चुअली हमको बच्चे को होलिस्टिक टर्म्स में देखना है। क्यों सिर्फ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्यों सिर्फ ब्रेन एंड आपकी भाषा, आपका इमोशन, आपके रिलेशनशिप, आपकी फिजिकल बॉडी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनईपी में लिखा हो, बट आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड का ध्यान रखना है, ताकि जब वो उसका ट्रांजिशन हो प्री स्कूल से प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में वो बहुत स्मूथ हो, बच्चा होलिस्टिकली डेवलप होकर पहुंचे। ये एक कोशिश हमारी होनी चाहिए। इसीलिए एनईपी 2020 में कहा गया है कि द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, द पेडागोजी एंड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड एंड द क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड आल्सो बी सिमिलर। इट शुड बी इन कंटिन्यू फ्रॉम प्री स्कूल टू प्राइमरी। इसके लिए क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन, बहुत क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे आप बताएं, ये क्या बना हुआ है? ये कुछ है, ये क्या पिक्चर है? आप आएंगे, आपने है? जी ऋतु जी, अच्छा योगेंद्र जी भी बताएं। जी, किस तरह से बच्चे का किस एज में कहाँ किस तरह से विकास होता है, और किन जो भावनात्मक विकास है, उनकी संवेदनात्मक विकास है, उसका विजन है, बच्चे में किन तरह से किन चीजों पर कहाँ जाकर के करना होता है, ये चीजें इस चीज से ग्राफ से निकल के आ रही हैं यहाँ। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा इस चीज में कितनी सहायक है विद्यालय से पूर्व, इस चीज को आप यहाँ इस ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस पीपीटी। ये बिल्कुल ठीक बात है। इस ग्राफ को सिर्फ दिखाने का इतना सा उद्देश्य है कि हम सभी के बीच एक कंसेंसस बनी जाए, सभी के बीच एक समझ बने कि हम प्री स्कूल एजुकेशन जो 3 साल से 6 वर्ष तक की अवस्था, कहीं कहीं 3 से 5 भी है, और एनईपी 2020 अब ये कहती है कि एटलीस्ट वी शुड हैव 3 years of preschool education starting from 3+ to 6 years of age. When the child is 6 years, child should be in class 1. तो कहीं कहीं किसी स्टेट में अभी भी बच्चे 5 साल के जब होते हैं वो क्लास 1 में जाते हैं, पर होपफुली एनईपी 2020 के आने के बाद ये भी बदलाव एक हमें देखने को मिलेगा, ताकि सारे बच्चे जो 6 साल के हैं वो क्लास 1 में जाएं, ना कि उनसे छोटी एज के बच्चे। तो अब आप ये ग्राफ दिखाने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि हम एक समझ बनाए कि जो ब्रेन रिसर्च कहती है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है, बच्चे का चाहे वो सोशल इमोशनल हो, चाहे उसका कॉग्निटिव एबिलिटी हो, सब प्री स्कूल स्टेज जो 3 साल की स्टेज है, इसीलिए एनईपी ने इसको 2 साल ना करके 3 साल का बनाया है। इसी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को देखते हुए, इसी डेवलपमेंट की जो क्रिटिकल ईयर्स इनको कहते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए 3 साल का प्री स्कूल एजुकेशन कहा गया है।
आगे उन्होंने बाल वाटिका के लिए भी कहा है, आगे हम उस पर बात करेंगे, अब इस पे नहीं आती हूँ। पर अब आते हैं कॉन्टिनम पे क्यों बात की गई है कि कॉन्टिनम ऑफ एजुकेशन शुड बी फ्रॉम प्री स्कूल टू स्कूल ईयर्स। इसका सीधा सा कारण आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग इज गोइंग फ्रॉम प्री स्कूल टू स्कूल ईयर्स। वो कम होती जा रही है लेकिन हो रही है कंटिन्यूअसली। तो ऐसा ना हो कि प्री स्कूल के बाद अचानक बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है, जो क्लासरूम प्रोसेस है, जो एनवायरनमेंट है या जो उसकी एक्टिविटीज हैं उनमें बदलाव आए। सडन बदलाव आने से ये जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक होती है। इसलिए जितनी भी तरीके से जो तरीका है प्री स्कूल एजुकेशन में पढ़ाने का वो तरीका सेम होना चाहिए ताकि ये जो डेवलपमेंट स्मूथ जा रहा है वो स्मूथ ही जाए। सो दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए एनईपी 2020 में कॉन्टिनम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू स्कूल एजुकेशन की बात की गई है। अब एक ये स्लाइड मैंने बनाई है आपके लिए, इसमें आप देखेंगे तो एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि national ECC policy which was developed by the MWCT in 2013, according to that policy the early childhood canon education is from conception to 6 years of age, and now these 2 years are added in NEP 2020 and that's a very very progressive move। तो अब आप देखेंगे कंसेप्ट टू बर्थ एक स्टेज है जहां पर हम माँ की देखभाल है बात करते हैं। बर्थ टू 3 years माँ के साथ साथ बच्चे की बात करते हैं, बच्चे के डेवलपमेंट, उसकी केयर की बात करते हैं, उसके स्टिमुलेशन की बात करते हैं। तो लॉट ऑफ स्टिमुलेशन एक्टिविटीज शुड बी डन विद द चिल्ड्रन। पढ़ाई नहीं करानी है, बच्चे को 3 साल से पहले आपको प्री स्कूल में नहीं भेजना है। इसी बात को एनईपी ने स्ट्रांगली कहा है। अब आप देखेंगे दूसरा एक फाउंडेशनल ईयर्स की एनईपी 2020 बात करते हैं जो कि 3 years to 8 years है। 5 साल तक बच्चे की जो एजुकेशन है फाउंडेशनल ईयर्स होने चाहिए। तो फाउंडेशनल ईयर्स क्यों होते हैं? क्योंकि अब यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सेम होगा, टीचर की ट्रेनिंग एक जैसी होगी और लर्निंग को कंटिन्यूएशन में देखा जाएगा। तो ये कौन सी स्टेज है? 3 to 6 years जो हमारी 3 साल की प्री स्कूल स्टेज और क्लासेस 1 and 2 इन दोनों को मर्ज करके फाउंडेशनल ईयर्स बात 2020। अब हमारे विडर्स में, हमारे प्राइमरी स्कूल्स में अभी भी प्री स्कूल सेंटर है, तो होगा कैसे ये? तो उन्होंने इट इज रिकमेंड स्पेशलाइजेशन ऑफ एक्सेस फ्रॉम सीसी टू सेकेंडरी केयर करना होगा, जिसमें अब इसमें ही प्री स्कूल एजुकेशन को जोड़ा जाएगा। अब जोड़ा कैसे जाएगा ये हम अपनी आखिरी स्लाइड में बात करेंगे कि जुड़ाव कैसा होगा। तो अभी जो जुड़ाव है, कोशिश एनईपी में यही है कि हम फिजिकल जुड़ाव करें, यानी कि प्री स्कूल सेंटर्स को स्कूल्स में ही खोला जाए। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है कि कम से कम 1 साल का प्री स्कूल सेंटर तो प्री स्कूल एजुकेशन तो हम स्टार्ट कर दें, जिसका नाम उन्होंने कहा बाल वाटिका। 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए बाल वाटिका बहुत जल्द आपके स्कूल में शुरू होनी है। शुरुआत थोड़े लेवल से करनी है, कम स्कूलों से करनी है, पर धीरे धीरे आप तक पहुंचेगी। उसके लिए कोशिश सरकार की ये होगी कि आंगनवाड़ी को आपके साथ कोलोकेट कर दिया जाए, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो एक तो ये बात हो गई कि बाल वाटिका होगा। दूसरा चीज है कि कंटिन्यूटी में एक इश्यू ये है कि जो बच्चे, क्योंकि वो बच्चे आपके पास क्लास 1 में आ रहे हैं, उनको प्री स्कूल एजुकेशन की कोई भी वो सीधे घर से आ रहे हैं। कुछ बच्चे प्री स्कूल एजुकेशन से होकर तो आ रहे हैं, लेकिन उनमें अभी तक कोई भी जो जिस तरह की प्री स्कूल एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और बच्चे जब क्लास 1 में आते हैं तो उनसे जो एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन अदर एक्टिविटीज, इन टर्म्स ऑफ एडजस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ जेलिंग विद अदर चिल्ड्रन एंड द टीचर एंड द सिस्टम ऑफ स्कूल, वो कम होता है क्योंकि उनको ठीक से तैयार नहीं किया गया। इसके लिए एनईपी कहते हैं
कि बहुत एक इंटरिम मेजर जो कि क्विक मेजर है इन अ शॉर्ट टर्म, आप वो क्या क्या करेंगे जिससे कि बच्चे का जो ट्रांजिशन है, चाहे वो घर से आए, चाहे वो किसी भी तरह के प्री स्कूल सेंटर से आए, उन सबकी लर्निंग एटलीस्ट एट पार हो जाए, चाहे वो क्लास 1 में आए। तो ये कहा गया कि 3 मंथ्स तक के लिए आप, जब बच्चा क्लास 1 में आ जाए, किसी भी बैकग्राउंड से आए, उसको 3 महीने तक आप एक ऐसा इंटरवेंशन देंगे, एक ऐसा एनवायरनमेंट उसके लिए क्रिएट करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज कराएंगे कि वो सभी स्किल जो कि क्लास 1 के बच्चे को आनी चाहिए, उसको करने के लिए 3 मंथ्स प्रिपरेटरी मॉड्यूल की बात की गई है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनसीईआरटी को दी गई है, बहुत जल्द वो आप तक पहुंचेगा, लगभग तैयार है, और बाल वाटिका भी आप तक बहुत जल्द ये डॉक्यूमेंट पहुंचेगा। तो ये हुई एक बात। दूसरी बात है कि फाउंडेशनल लर्निंग करिकुलम की भी बात 2020 में गई है, जिसमें 3 to 8 years के को 2 भागों में बांटकर बताया गया, जिसमें 3 to 6 years है एंड 6 to 8 years है। इनके लिए एक करिकुलम बनाने की कंटिन्यू, पहले क्या होता था, आप प्री स्कूल का अलग करिकुलम बनाते थे और प्राइमरी का अलग, लेकिन अब कंटिन्यूटी में प्री स्कूल करिकुलम बनेगा। तो अब कंटिन्यूटी इन प्री स्कूल करिकुलम क्या हुआ? कंटिन्यूटी इन प्री स्कूल करिकुलम हुआ कि आप लर्निंग आउटकम्स को क्लास 1 के प्री स्कूल के लर्निंग आउटकम के साथ जोड़ कर देखते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज हो चुकी है ऑलरेडी, अभी कुछ और इम्प्रूवमेंट के साथ आप तक पहुंचेगी, उसकी भी हम बाद में आपको बताएंगे कि वेयर वी आर। अब पेडागोजी कैसी हो, जो भी आप जो फाउंडेशन ईयर्स में तरह की एजुकेशन दी जाए बच्चे को, तो ये फ्लेक्सिबल होने या बच्चे के इंटरेस्ट, उसकी नीड, उसकी डेवलपमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। दूसरी मल्टी लेवल पे होनी चाहिए। तीसरी प्ले बेस्ड होनी चाहिए, प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, इंक्वायरी बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल्स में जो प्री स्कूल स्टेज है स्पेशली, वहां पर हम बच्चे को फिजिकली, मेंटली, कॉग्निटिवली सब तैयार करते हैं, लेकिन वहां पर हम उनको एक्सपेरिमेंट के लिए अभी उतना तैयार नहीं है। तो जो भी एक्सेसिबिलिटी, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी की बात की गई है, उसमें क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एक्सेसिबिलिटी टू क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की गई है, उसमें ये कंपोनेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये किया कैसे जाएगा? ये किया जाएगा जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री एनईपी के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो एजुकेशन पार्ट को देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो केयर पार्ट को देखेंगे, माँ की, बच्चे की, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि बच्चे का, मैंने आपको बताया कि अब बच्चे का जो शरीर का विकास है, तो वो सिर्फ एक्वायरिंग स्किल्स ही नहीं है, उसकी हेल्थ, उसकी फिटनेस उसका पार्ट है। इसलिए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की भी इसमें भाग होगी। और ट्राइबल अफेयर्स, बिकॉज हमारे ट्राइबल में भी जो स्कूल्स हैं राजस्थान में, तो बहुत ट्राइबल एरियाज के लिए काफी काम हुआ है। अब ट्राइबल एरिया को भी, ट्राइबल रीजन्स को भी इम्पोर्टेंस देने के लिए ट्राइबल अफेयर्स के साथ भी कन्वर्जेंस की बात कही है। एक बार जान लेते हैं वेरी ब्रीफली व्हाट इज प्री स्कूल एजुकेशन। आपको प्री स्कूल एजुकेशन में जब सबसे पूछो तो कभी वो प्ले स्कूल बोल देते हैं, कभी कोई नाम बोल देते हैं। तो जो नाम आप कुछ भी रखिए, बस छोटी सी बात है, आपको इतना ध्यान रखना है कि प्री स्कूल एजुकेशन वो एजुकेशन होगी जो कि 3 से 6 वर्ष बच्चों को दी जाएगी। 3 से नीचे वाले बच्चों के लिए प्री स्कूल एजुकेशन नहीं है, या तो वो किसी केयर सेटिंग में जाएंगे या फिर वो अपने घर में रहेंगे। लेकिन जो प्री स्कूल एजुकेशन है वो 3 साल का जब बच्चा हो जाए तब से 6 साल से पहले, और 6 साल का बच्चा क्लास 1 में जाएगा, ये बात आपको बस ध्यान रखनी है। अब वो चाहे आप उसको आंगनबाड़ी का नाम देते, बालवाड़ी कहते, बालवाटिका कहते, नर्सरी, प्राइमरी स्कूल, प्रिपरेटरी, जो मर्जी आप कहते, एज सेम होगी। अब यहाँ पे कुछ कंसर्न है जो बता दिया कि नॉमेनक्लेचर का कंसर्न है, इसलिए नॉमेनक्लेचर आप ध्यान ना दें। आपको ध्यान बस इतना रखना है कि प्री स्कूल एजुकेशन इज फ्रॉम 3 to 6 years ओनली। अब एक और कंसर्न जो आता है
है कि हमारे देश में 4 अलग अलग तरीके के स्कूल एजुकेशन सेंटर्स हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी, गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ जो प्री स्कूल सेंटर्स हैं, जैसे एमसीडी में आप देखिए दिल्ली, और दिल्ली गवर्नमेंट में प्री स्कूल सेंटर्स हैं जो कि सरकारी स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक हुआ प्राइवेट स्कूल, और फिर हुए एनजीओ रन। इन सभी की नीड को एक साथ एड्रेस करना सबसे बड़ा चैलेंज है। 20 ने इसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये सारे कंसर्न्स रेक्टिफाई हो जाएंगे वंस वी विल हैव अ कंसेंसस ऑन व्हाट इज प्री स्कूल एजुकेशन, व्हाट इज फाउंडेशनल स्टेज ऑफ एजुकेशन, एंड वेयर वी आर एंड हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन when they are coming in preschool education or in the foundational years. अब एज ऑफ एडमिशन इन क्लास 1, इस पर भी मैंने बता दिया। एनईपी 2020 के हिसाब से ये 6 इयर्स में क्लास में जाना है। कई स्टेट में, काफी स्टेट्स में अभी भी, दिल्ली में अभी भी एज ऑफ एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 1 इज 5+ ओनली। देन एक बात और उसमें है कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग, इस पर भी आगे बात करेंगे। अवेयरनेस इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एज ए हेड, स्कूल हेड, आपको ये अवेयरनेस जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जो राइट ईसीसी प्रैक्टिसेस जिसको हम कहते हैं, कि जो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे कंफ्यूजन है, नॉट ओनली अमंग पेरेंट्स बट कम्युनिटी मेंबर्स, इवन इन द अमंग द पॉलिसी मेकर्स ऑल्सो, बिकॉज हमें कभी इस तरह का पॉलिसी डॉक्यूमेंट सामने कभी आया ही नहीं है। वी हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज वेरी वेरी क्लियर, मोस्टली क्लियर। तो अब शायद हमारे पास एक बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत क्लैरिटी है, तो उस क्लैरिटी को हमें जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। तो एक अवेयरनेस, जब अवेयरनेस का मतलब है जब आप पेरेंट्स से मिले, जब टीचर से मिले, जब किसी ऑफिसर से मिले या अपने कोलीग से मिले, आपको इसी तरह की एक जैसी बात करने की जरूरत है ताकि सबको ये पता चल जाए कि प्री स्कूल इज फ्रॉम 3+ to 6+ and 6 years, and class 1 starts from 6+, and foundational years 6+ to 3+ to 8 years of stage. इसी के साथ लिंकेज बनाने की भी जरूरत है, इस पर हम आगे बात करेंगे। कि आप करना चाहती हूँ कि हमने शुरुआत में बात की कि क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन बच्चे को मिलेगी, तभी उसकी कॉन्टिन्यूटी बनेगी, तभी उसमें वो जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। तो क्वालिटी से आप क्या समझते हैं? मैंने यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हैं, I, E, T और C। मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप ही आंसर देंगे, लेकिन मैंने इसको आपके लिए ओपन छोड़ा है। अगर आप क्वालिटी प्री स्कूल छोटे बच्चों की एजुकेशन के बारे में सोचते हैं और आप सोचते हैं कि हमें उन्हें क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन देना है, तो वो कौन से कंपोनेंट्स होंगे? इसके साथ अगर आपके दिमाग में कुछ और लेटर्स आते हैं, वर्ड्स कुछ और लेटर के आते हैं, जैसे I, E, T और C से ना हो, किसी और लेटर से बन रहा हो, एनी अदर में आई कैन मेंशन। इस बीच में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैडम, I for inquisitiveness, E और E for effective learning or efficiency, जी, and T for tactful activity, मैम। जी बिल्कुल, T for, जी मैम। जी, और मैम कम्युनिकेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन, कि बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होनी चाहिए। even creativity, madam, जी, creativity, क्रिएटिविटी, जी, और मैम सी फॉर कम्युनिकेशन। जी, हो गया मैम। Excuse me, ma'am. C for care also. केयर, और E for emotions, ma'am. ओके, और And we can add Q also for questioning. वाओ, Continuously questioning each other.
वेरी नाइस, ठीक है। एंड व्हाट एल्स मैम? जी सर। जी सर बोले। Ma'am, we can add O also for opportunity, provide opportunity to children. वेरी नाइस। और We can T add for talent. add Talent. जी सर, जी जी बोले। add F for friendly environment. ओके, ठीक है। E for one more, ma'am, equality. Equality की जो हम बात इक्विटी, अच्छा ओके, ठीक है मैम। Ma'am, I for infrastructure development, E is for ethical development, C for communication development of the child. ओके, Yes, cognitive development भी हो सकता है सर, मैम। ठीक है मैम, ऑल राइट। और कोई रिस्पॉन्स? मैम ई फॉर इमोशन इंटेलिजेंसी भी हो सकती है कि आप बच्चों में इमोशंस उसी वक्त डेवलप हों, संवेगात्मक विकास बच्चों का। जी बिल्कुल। आगे बढ़े। कॉम्प्रिहेंसिव। सी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव। बहुत सारे रिस्पॉन्सेस हैं, अच्छे अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ठीक। जी बोले। हेलो जी बोले सर। हमें मुझे ये लग रहा है कि जब अगर हम क्वालिटी वाली प्री एजुकेशन देना चाह रहे हैं जी, तो सबसे पहले जिन जो प्राइवेट स्कूल को हम विजिट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत होता है। जी बिल्कुल। देखिए कि वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स और अगर प्री स्कूल शुरू करना चाह रहे हैं तो हमारे पास हो। दूसरा, वो प्री स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद वैसा का वैसा हमारे पास एनवायरनमेंट भी हो। जी अगर वो उस एज का बच्चा आ रहा है, हमारे पास 3 साल का बच्चा आ रहा है, उसको उस प्रकार की जो है ना खेल कूद की गतिविधियां भी वहाँ मिले, रोचकता भी वहाँ पे मिले, तो बच्चा आराम से उस एनवायरनमेंट में ढल जाए। तीसरा, उस लायक के क्या टीचर भी हमारे पास है क्या, क्योंकि टीचर्स का उस वे में हमारा ट्रेन करना और वैसे टीचर्स होना भी हमारे लिए इसके लिए क्वालिटी के लिए बड़ा जरूरी है। और चौथा, क्या टीचर्स के लिए वैसा करिकुलम है क्या, बच्चों के लिए वैसा करिकुलम है क्या। जी बिल्कुल बात। ये थे श्री मोटाराम बहादुर जी, डीडी रमसा। जी थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो वेल। बिल्कुल यही आगे चलती हूँ अब मैं। ये देखिए, मेरा एक्सपेक्टेशन था, आप मुझे ये बताएंगे कि आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसा कि सर ने बताया कि किसी भी प्री स्कूल एजुकेशन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सी एज ए हेड टीचर आपको सबसे पहले इंश्योर करने की जरूरत है कि क्या एक अच्छा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है। जब वो बच्चे आपके स्कूल में आएंगे, एक सबसे बड़ा क्लासरूम मुझे लगता है उनको देना चाहिए, जबकि होता क्या है प्राइमरी एजुकेशन में सबसे छोटा क्लासरूम बच्चों को दिया जाता है, जो कि आपको समझने की जरूरत है। वो बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज आपके स्कूल में। जब बाल वाटिका के थ्रू या साल का जब प्री स्कूल एजुकेशन स्टार्ट होगा, और या क्लासेस 1-2 के भी जो बच्चे हैं उनके क्लास सबसे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे सिर्फ नहीं, बच्चे एक्टिविटीज भी करेंगे, वो नाचेंगे भी, गाएंगे भी, क्योंकि नाउ द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इज सीन इन कॉन्टिनम। तो कॉन्टिनम पेडागोजी में भी होगी, तो जो प्री स्कूल में हो रहा है वो आपके क्लासेस 1 और 2 में होगा। तो आप अपने स्कूल में जब वापस जाएं तो ये बदलाव जरूर करें। तो सबसे बड़ा क्लासरूम आप अपने क्लास 1 और 2 के बच्चों को दें, साथ में 3 के भी दें, क्योंकि बहुत जल्द हो सकता है कि क्लास 3 तक फाउंडेशन ईयर एक्सटेंड हो जाए। इसी तरीके से जब आपके स्कूल में बाल वाटिका खुले या प्री स्कूल सेंटर खुले, तो सबसे बड़ा क्लासरूम दीजिएगा उन बच्चों को। इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे लर्निंग मटेरियल आते हैं। अब वो लर्निंग मटेरियल कैसे मिलेंगे उसके लिए भी मैं अभी आपको बताती हूँ। हमारा एक करिकुलम बना हुआ है, एक गाइडलाइंस है बहुत सुंदर एनसीईआरटी के, जिस लिस्ट ऑफ मटेरियल दिए हुए हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका इंडोर एंड आउटडोर एरिया भी आता है, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो छोटे बच्चे हैं आपके स्कूल में आएंगे, उन छोटे बच्चों के लिए
इंडोर तो आपने कर दिया, लेकिन आउटडोर स्पेस से थोड़ा सा सेपरेट हो तो बेहतर है, या टाइमिंग आपकी बदली होनी चाहिए। प्री स्कूल के बच्चे जब आउटडोर में जाएं तो बड़े बच्चे ना हो। इसी तरीके से वहां पर जो झूले हैं इन सबके लिए धीरे धीरे प्रोविजन जरूर होगा सरकार की तरफ से, लेकिन आपको इनको इंश्योर करना है। तो आपकी तरफ से जब एक समझ होगी, जब एक डिमांड होगी मजबूती के साथ, नहीं ये हमें चाहिए, इसका रीजन ये है कि बच्चे छोटे हैं, धक्का खा के गिर जाएंगे, इसलिए हमें तो उनकी टाइमिंग अलग होनी चाहिए। दूसरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमें आउटडोर का थोड़ा सेपरेट किनारे पे होना चाहिए, सो दैट चिल्ड्रन विल सेफ सिक्योर। इसी के साथ जैसे सर ने बहुत अच्छा बताया कि एक एनवायरनमेंट क्या हम आएंगे, तो एनवायरनमेंट होना चाहिए जॉयफुल एंड स्टिमुलेटिंग, लॉट ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारी खुशियां जिसको कहते हैं कि बच्चे को मजा आ जाए स्कूल में और लर्निंग भी साथ साथ हो। तो ऐसा एक एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपने स्कूल में। आपने जरूर क्रिएट किया होगा, लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक रिमाइंडर की तरह। जी सर, जी बोले जी। तो एक रिमाइंडर की तरह हम सिर्फ एक रिमाइंड कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, कंसेंसस बना रहे हैं। आपने जरूर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के साथ साथ आपको वहां पर थोड़ा जो बच्चे को, बिकॉज प्री स्कूल स्टेज पे या क्लासेस 1 और 2 में बच्चे लर्निंग होती है, क्योंकि आपने कहा कि बच्चे को एक्सप्लोरेशन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, ये सारी अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ साथ एनवायरमेंटल एजुकेशन भी होती है। इसलिए आपके खुद के स्कूल में जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, यानी कि पेड़, फूल, पौधे, ये सब चीजें आपको इंश्योर करनी चाहिए। अगर नहीं है तो प्लांटेशन करवाएं, बच्चों से ही करवाएं। इस तरह का कुछ एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, इससे बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा और अपने नेचर को एनरिच करने की, नेचर को समझने की मौके मिलेंगे। अब आती है बात टीचर्स की। तो टीचर कैसा हो? टीचर क्वालिफाइड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है टीचर शुड बी मोटिवेटेड। इफ द टीचर इज नॉट मोटिवेटेड देन नथिंग विल हैपन इन प्री स्कूल एंड क्लास 1 और 2। तो टीचर की एक तो मोटिवेटेड हो, दूसरा ट्रेंड हो। तो ट्रेंड जो क्लास 1 का टीचर है वो भी प्री स्कूल एजुकेशन की पेडागोजी में ट्रेंड हो। इसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट आ रहा है, उस पर भी हम आपको बात करेंगे आगे। अब आते हैं करिकुलम पे। तो करिकुलम भी आपके पास होना चाहिए। आप ये भी अवेलेबल है, वो भी मैं आपको एक लिस्ट अभी बताऊंगी डिटेल में। तो करिकुलम हो, करिकुलम कैसा हो? वो प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड हो, एज एंड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट हो। सारे जितने भी मैंने आपको बताया था कि बच्चे को होलिस्टिक, एक बच्चे को एक होल मानकर चले, एक जिसमें उसके सब कुछ, सभी चीजों का विकास होना चाहिए, सिर्फ लिटरेसी और न्यूमरेसी नहीं, कुछ। इसी के साथ रिस्पॉन्सिव एंड सपोर्टिव इंटरेक्शन हो, जैसे सर ने, मैडम ने भी बताया था कि इंटरेक्शन इज वेरी वेरी, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज ये थे कि इंटरेक्शन होना चाहिए। तो इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे, इंटरेक्शन कैसा हो। मदर टंग में एजुकेशन हो, ये NEP 2020 में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एक्सपीरियंशियल हो, लर्निंग एक्सपीरियंस देकर हो, बहुत सारे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस दे, ऐसा आप इंश्योर करना चाहिए जब आपका प्री स्कूल एजुकेशन हो या क्लासेस 1 और 2 हो। सिर्फ टेस्ट पर ही पढ़ाई ना हो, जाने दीजिए बच्चों को बाहर, खेलने दीजिए, साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट कराएं, कुछ ऑब्जर्वेशन कराएं, जिससे बच्चे जल्दी सीखेंगे। इसी के साथ कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए। आपके जो राजस्थान में तो टॉयज जो है, टॉयज का तो भरमार है, बहुत यूजफुल टॉयज, जो मटेरियल है, इंडिजिनस मटेरियल जिनको हम कहते हैं, प्ले मटेरियल की तरह हम उनका इस्तेमाल करके कॉन्टेक्चुअलाइज करके लर्निंग को कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हैं। इसी के साथ पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने जो रिस्पॉन्सेज दिया उस पर आते हैं। ये क्या था, एज ए पॉलिसी मेकर, एज ए नेशनल बॉडी इन एनसीईआरटी, लेकिन जो कंपोनेंट आपने बताए हैं एक्चुअली वो कंपोनेंट है एक टीचर के गुण। जैसे इमोशंस होना चाहिए, टीचर को एक क्रिएटिविटी पे फोकस करना चाहिए, टीचर केयरिंग होना चाहिए, टीचर कम्युनिकेट करे, अपॉर्चुनिटी दे बच्चों को, टैलेंट को निखारे। इसी के साथ आपने कहा इक्विटी इंश्योर करे। तो इक्विटी कौन इंश्योर करे? इक्विटी हेड टीचर एंड टीचर विल इंश्योर इन स्कूल। एथिक्स होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, कॉग्निटिव होना चाहिए, इंक्विजिटिवनेस बच्चे के अंदर डेवलप करनी चाहिए। तो एक्चुअली ये जो 4 चीजें हैं ये फीकी पड़ जाएंगी अगर ये जो पॉइंट्स आपने बताए हैं वो टीचर और प्रिंसिपल ना ध्यान रखे। तो आपके पास भले ही कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, भले ही आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हो, भले ही आपके पास एक ट्रेन टीचर हो,
और वो मोटिवेटेड ना हो और उसमें ये क्वालिटी ना हो, भले ही आपके पास एक करिकुलम हो, नथिंग विल हैपन अगर आप ये जो पॉइंट्स आपने बताए हैं वो नहीं होंगे। दूसरी चीज इससे एक और इंफॉर्मेशन मिलती है कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया आपने बोला, सिर्फ सर एक सर है और एक दो कहीं कहीं दिए, तो जो मैंने एक्सपेक्ट किया वो नहीं बोला, तो दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। सो टीचर को चाहिए, मुझे यहाँ आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए थी, इसी स्लाइड क्रिएट की। आपके रिस्पॉन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से पढ़ाए, जो टीचर चाहती है कि बच्चा वो बोले, ऐसा टीचर को अपने अंदर बदलाव करती है, क्योंकि बच्चे लर्निंग बैकग्राउंड है विच आर always different. Each child is unique. Each child has a different background and learning. So they are coming from very diverse settings. So उनकी जो learning है, उनकी जो education है, उनकी जो information उनके पास, that is more important than what you expect in the classroom. तो ये एक जरूरत बहुत ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पर ये वाली स्लाइड पहले दिखाती और मैं कहती ये 4 चीजें होती है, तो शायद हमारे अंदर ये जो कंसेंसस है, जो पॉइंट्स आपने बताए हैं, उसकी बात हम ना कर पाते। तो ये एक हुई, मैंने कोशिश की कि आपकी अंदर से बातें निकाली जाएं, इंटरैक्टिव हो, प्लस आप नीड बेस्ड हो चीजें, और बच्चे को बोलने के मौके मिले। तो इसी तरह की कुछ स्ट्रेटेजी प्री स्कूल टीचर को भी एंड क्लास 1 के टीचर को भी अपने स्कूल में बच्चों के साथ करनी चाहिए। लेट देम स्पीक, लेट देम शेयर व्हाट दे नो ऑलरेडी। ये आप जरूर कराते होंगे, लेकिन एक तरीका मैंने निकाला कि बात को कैसे कम्युनिकेट किया जाए। चलते हैं नेक्स्ट पे। गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे प्री स्कूल। जब भी कोई करिकुलम हो, प्री स्कूल यहाँ पर गलत है, यहाँ पर फाउंडेशनल करिकुलम, फाउंडेशनल ईयर्स का जो करिकुलम है, इसमें बच्चे की जो एक्टिविटी, बच्चे की जो लर्निंग है वो कंटिन्यूअस होती है। इस बात को ध्यान में रखा जाए, कहीं ब्रेक नहीं करनी है लर्निंग। इसी तरीके से बच्चे की जो लर्निंग है, अर्ली लर्निंग है, वो उनके लेटर आउटकम को पर आधारित होती है। इसलिए जो भी इनपुट आप देते हैं बहुत सोच समझ के वो इनपुट देने चाहिए। जो आपके इंटरेक्शन का तरीका है, जो आपके बच्चों के साथ जिस तरह का आप बिहेवियर करते हैं, जिस तरह की आप, बिकॉज यू आर रोल मॉडल ऑल्सो, तो आगे आने वाले टाइम पे जैसा भी आप बिहेवियर करते हैं या जो भी लर्निंग, जो भी आप बच्चे को सिखाते हैं, वो सारे आगे आने वाले टाइम पे बच्चे पर्सनालिटी वैसी बनती है। इस तरीके से बच्चा डिफरेंट है और हर बच्चे की अपनी एक लर्निंग कैपेसिटी है। उस लर्निंग कैपेसिटी को ध्यान के हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता, ये सब हम समझते हैं, तो इसलिए इस पर ज्यादा बात नहीं वो कर सकते, लेकिन ध्यान में रखने की जरूरत है। देन प्ले एंड एक्टिव बेस्ड होना चाहिए। बच्चे के कॉन्टेक्स्ट से जो भी एक्टिविटी कराई जाए वो कॉन्टेक्स्ट से हो। रिस्पॉन्सिव एंड सपोर्टिव इंटरेक्शन हो, एडल्ट्स के साथ, बच्चों का बच्चों के साथ, बच्चों का टीचर के साथ, बच्चों का मटेरियल के साथ, बच्चे का नेचर के साथ। रिस्पॉन्सिव का मतलब यहाँ पे है कि आपने बच्चे ने कोई प्रश्न किया तो उसका उत्तर भले ही ना आता हो, लेकिन उसका रिस्पॉन्स जरूर आप दें। इस तरीके से एनवायरनमेंट होना चाहिए, इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए। इंडिजिनस मटेरियल जितने ज्यादा आप यूज करेंगे, बच्चा अपने को, चाइल्ड विल फील कनेक्टेड विद द लर्निंग एनवायरनमेंट। देन इस तरीके से मदर टंग की बात कही गई है कि मदर टंग या फिर बच्चे की जो मोस्ट फेमिलियर लैंग्वेज है उसमें बच्चे की एजुकेशन प्राइमरी होनी चाहिए, ऐसा NEP में है। देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। तो वो घर पे चाहे इन्वॉल्वमेंट हो, इसमें आप पेरेंट्स को ओरिएंटेशन देके एक्टिविटीज करवा सकते हैं, करने को कह सकते हैं। इसी के साथ पेरेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं। कोई पेरेंट अगर पुलिस में है, यू कैन कॉल दैट पेरेंट, तो आपको कहीं से कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेट दैट पेरेंट कम एंड ऑर्गेनाइज एन इंटरैक्टिव सेशन विद पुलिसमैन या कोई कॉबलर हो, एनीबॉडी इन द क्लासरूम। अब ये NEP में क्विकली बता देती हूँ। NEP में कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनकी बात आपने अभी यहाँ पर कर दी। जब मैंने आपको क्वालिटी के पॉइंट्स पूछे थे, दैट टाइम यू हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पॉइंट। NEP 2020 कहती है कि जो ये फाउंडेशनल ईयर्स हैं, इसमें जो इनको फॉर्मेटिव ईयर्स भी कहते हैं, जिसमें हम जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, जो हमारी स्किल्स हैं वो फॉर्म होती हैं। तो कैसे होगी? जब क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है, हमें लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी है बच्चे के अंदर, आर्ट्स, क्राफ्ट एंड म्यूजिक की अपॉर्चुनिटीज देनी है, रिलेशनशिप विद नेचर वी नीड टू बिल्ड, और इसी के साथ कलर, शेप एंड अल्फाबेट्स एंड नंबर्स पर भी हमें फोकस करना है, बिकॉज अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर लर्निंग क्राइसिस की बात NEP 2020 में कही गई है। इसीलिए बहुत ही
इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, जैसे मैंने कहा कि सोशल एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो टीम वर्क एंड सोशल एंड कोलैबोरेशन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट लीड्स टू द लेटर एडजस्टमेंट ऑफ पीपल इन द ऑफिस, इन द प्रोफेशनल, इन द पर्सनल लाइफ ऑल्सो। इसी के साथ प्ले बेस्ड एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, बिकॉज वी आर हेडिंग, वी वांट चिल्ड्रन टू हेड टुवर्ड्स scientific temperament and understand the phenomena, why things happen in the environment, why I mean, for example, if you conduct the activity with the children for floating and sinking, the children will understand that yes, of course, there are some things which float and which जो कि डूब जाती है। इस तरह की जो आप एक्टिविटीज कंडक्ट कराते हैं बच्चों के साथ, इट हैज सम मीनिंग, एटलीस्ट चिल्ड्रन विल हैव एन इंटरेस्ट अबाउट डिफरेंट फिनोमेना अराउंड। लेटर ऑन तो आप उसको पढ़ाएंगे ही, बताएंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फ्लोटिंग एंड सिंकिंग इन वाटर। सिमिलरली एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ आइडेंटिटी, एटिकेट्स एंड बिहेवियर इन डेवलपमेंट। सो एटिकेट एंड एथिक्स ये पहले नहीं होता था, किताबों में जरूर होता था, पर पॉलिसी में इसमें बहुत स्ट्रांगली नहीं कहा गया, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू लिव अ हैप्पी लाइफ एंड क्रिएट अ हैप्पी एनवायरनमेंट इन द सोसाइटी। तो एथिक्स एंड एटिकेट्स बहुत जरूरी है। गोल जो प्री स्कूल एजुकेशन की, सारी बात को ध्यान में रखते हुए प्री स्कूल एजुकेशन, अब प्री स्कूल एजुकेशन इसे नहीं कहा जाएगा, इसे फाउंडेशनल ईयर्स ऑफ एजुकेशन की बात कही जाएगी कि अब फाउंडेशनल ईयर्स में गोल्स, जो एजुकेशन है उसको गोल्स में बांट के देखा गया है। तो पहला गोल जो है वो है मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग। सो आप जो मैंने कहा था कि फिजिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, लैंग्वेज एस्पेक्ट, कॉग्निटिव एस्पेक्ट जो बच्चों के होते हैं एक ह्यूमन के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हमने गोल में बांध दिया ताकि हम आसानी से समझ सके। और ऑल द डेवलपमेंटल डोमेन्स आर इंटर रिलेटेड। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि पहला गोल आपका होना चाहिए, जब फाउंडेशनल ईयर्स में बच्चे आए, क्लास 1, 2 एंड प्री स्कूल स्टेज के भी, उन सभी को हम एक चीज ध्यान रखें कि उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो। दूसरा वेलबींग, वेलबींग का मतलब है मेंटल, इमोशनल एंड सोशल हेल्थ। वेलबींग का सिर्फ मतलब आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं है, इट इज अबाउट योर मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग, दैट मीन्स रिलेशनशिप्स, उस पर ध्यान दें। दूसरा, बच्चे को एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाना जरूरी है, जिसमें उसको लैंग्वेज की कमांड हो जाए पूरी, अपनी भाषा में अपनी बात कहने का तरीका पता चल जाए, इंटरेक्शन कर सके सभी से, समझ कर बोल सके, समझ कर पढ़ सके। ये कुछ एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। देन इन्वॉल्व लर्नर एंड कनेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। तो इसका सीधा सा संबंध है इस गोल का आपके कॉग्निशन, यानी कि बच्चे इसके लिए साइंटिफिक थिंकिंग के लिए, प्रैक्टिकल थिंकिंग के लिए और अपने एनवायरनमेंट की समझ बनाने के लिए उसको तैयार करते हैं। अब सर ने बताया कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी है, तो अपॉर्चुनिटी में अपॉर्चुनिटी टू इमिटेट, अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर, ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट, रिपीट, एक्सप्रेस, रिफ्लेक्ट, थिंक एंड आस्क क्वेश्चंस, ये आपको अपॉर्चुनिटीज बच्चे को देनी है। अब आते हैं पेडागोजी। पेडागोजी मैंने आपको बताई है कि इट शुड बी प्ले बेस्ड। तो प्ले बेस्ड में एक तो हम बताते हैं, क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम कोई एक्टिविटी कराएं, नहीं वो खेल खेल में हो, बट देयर इज एन ऑब्जेक्टिव। बट एक खेल ऐसा होता है जो कि फ्री प्ले होता है, जिसमें बच्चे अपनी इंटरेस्ट से, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, यू लीव अ चाइल्ड फ्री, चाइल्ड विल गो। हम सभी ऑफिस से आते हैं, हमको भी अपना एक मी टाइम चाहिए, फ्री टाइम चाहिए, कि हम जो करना चाहते हैं वो हमें करने दें। हमें ऑफिस क्यों डिक्टेट करता है, हमें घर वाले क्यों डिक्टेट करते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो। हम अपने लिए समय निकालने वाली बात है। सिमिलरली बच्चे को भी अपने इंटरेस्ट का काम करने देंगे, तभी बच्चे के मन की जो इच्छा है, उसका जो इंटरेस्ट है, जैसे किसी को डांस करना है, किसी को म्यूजिक में जाना है, किसी को आर्ट करना है, तो बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसके लिए आपको लर्निंग एरियाज का डेवलपमेंट करना जानना चाहिए। इसके लिए भी डॉक्यूमेंट है, वो उसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊँ। इंटरेक्शन मैंने आपको बताया कि इंटरेक्शन 4 तरीके के होंगे। अब इस पे आगे एनवायरमेंट, मतलब आपको एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है और बच्चे को उसमें जाकर इंक्वायरी, एक्सप्लोरेशन एंड ऑब्जर्वेशन करने देना चाहिए। इंटरेक्शन पे आ जाते हैं। इंटरेक्शन चाइल्ड टू चाइल्ड, बच्चे का बच्चे के साथ, मटेरियल बच्चे का मटेरियल के साथ, बच्चे का टीचर के साथ और बच्चे का नेचर के साथ इंटरेक्शन होगा, तभी लर्निंग अच्छी होगी। बात है ये सब होगा कैसे, तब आपके पास कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है जो इन सब चीजों की बात कर रहा है, और आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? तो मिलेगी उसमें NEP 2020 ये कहती है कि NCPFECE यानी कि नेशनल करिकुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बनाया जाना है
जो कि एनसीईआरटी बनाएगा। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट इज अंडर डेवलपमेंट, पर इंफॉर्मेशन एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर हम कुछ कंसाइज फॉर्म में देंगे, लेकिन इलैबोरेटेड फॉर्म में यू हैव मेनी डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल विद यू, जिसमें इन सारी बातों को पहले से ही कहा जा चुका है। लेकिन एक फ्रेमवर्क होने से आपके पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट हाथ में आता है, इतनी सी बात है। और कुछ नई चीजें जरूर हम उसमें जोड़ेंगे। इसी के साथ रिसर्च एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है एनसीईआरटी में, और बहुत सारे अभी पाइपलाइन में भी है। अभी हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हुई थी जुलाई 2020 में, जिसमें 18 स्टेट्स और 2 कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत प्रैक्टिसेस पे बेस थी। बहुत जल्द वो भी कोशिश रहेगी कि आप तक पहुंचे, जिसमें आपको अगर कोई अच्छी प्रैक्टिस किसी स्टेट में चल रही है, किसी पर्टिकुलर स्कूल में चल रही है, राजस्थान से भी एक प्रेजेंटेशन हुआ था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। डॉक्टर योगेंद्र लावनिया शर्मा सर ने पेपर भेजा था और नारायण सिंह सर ने उसको प्रेजेंट भी किया था। राजस्थान शिक्षा संकुल से प्रेजेंट किया गया पेपर है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उसके बारे में आगे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी कि सर उसके बारे में आपको जानकारी डिटेल में दे, ताकि हमारे बीच एक समझ बन पाए कि राजस्थान में एक्चुअली क्या चल रहा है और किस तरीके से हम अब उसी दिशा में अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे मैंने आपको स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल के बारे में बताया है कि वो भी एनसीईआरटी बना रहा है, बहुत जल्द आपके हाथ में पहुंचने वाला है। टाइमलाइन आपको समझने की जरूरत है कि टाइमलाइन क्या है। उन्होंने हमें टाइमलाइन दी है कि जो 1 ईयर का प्री स्कूल है, मतलब जिसको बाल वाटिका आप कहते हैं, और 3 मंथ्स का प्रिपरेटरी मॉड्यूल है, ये दोनों मॉड्यूल आपको 2021 के नए सेशन से शुरुआत उसकी कर देनी है, उसके इम्प्लीमेंटेशन की। यानी कि आपको जब आपका इस नए सेशन में 2021 में जब क्लास 1 में आपका बच्चा आएगा, तो आपको 3 मंथ्स का जो प्रिपरेटरी मॉड्यूल है वो आपके पास होना चाहिए, आपको वो इम्प्लीमेंट करना है। आपका बच्चा बाल वाटिका में आए, 5+ का बच्चा जब बाल वाटिका में 1 साल की प्री स्कूल एजुकेशन को लेने के लिए आए, और मोस्ट प्रोबेबली वो बाल वाटिका आपके स्कूल में ही खुलनी है 1 साल की प्री स्कूल एजुकेशन, तब आपके पास वो बाल वाटिका होना चाहिए और आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करना चाहिए। 2 काम अभी एट प्रेजेंट आपको तुरंत करने हैं। आगे इसका ही एक्सपेंशन है। दूसरा, मिड डे मील जो प्रोग्राम है उसको कहा गया है कि 5+ तक के बच्चों को भी दिया जाए, यानी कि जो बच्चे प्री स्कूल में हैं फॉर 1 ईयर ऑफ बाल वाटिका, उनका भी हेल्थ चेकअप जैसा क्लास 1 में किया जाता है, जैसा मिड डे मील दिया जाता है, उनको भी दिया जाए। अब यहाँ पर जो मैंने अभी तक जितनी सारी बातें की हैं, अब आपको वो मिलेंगी कहाँ से? तो सबसे पहले मैंने जितना भी क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन की बात की, करिकुलम की बात की, मैंने कहा कि आपको बच्चे को फ्री प्ले कराने के लिए लर्निंग एरियाज बनाने पड़ेंगे, इंटरेस्ट एरियाज बनाने पड़ेंगे। सारी बातें प्री स्कूल करिकुलम और गाइडलाइंस फॉर प्री स्कूल एजुकेशन में दी हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। आपको यही कीवर्ड्स डालने हैं, द प्री स्कूल करिकुलम ऑफ एनसीईआरटी एंड गाइडलाइंस फॉर प्री स्कूल एजुकेशन एनसीईआरटी। आप इसकी पीडीएफ कॉपी आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो रिसोर्स पैकेज फॉर अवेयरनेस इन ईसीसी है। ये भी एनईपी 2020 का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हालांकि ये डॉक्यूमेंट आपको वेबसाइट पे सॉफ्ट कॉपी में नहीं मिलेगा, लेकिन ये किट अवेलेबल है अलोंग विद द मैनुअल विद एनसीईआरटी। आप इसको आसानी से एनसीईआरटी प्रारंभिक शिक्षा विभाग को या एजुकेशनल किट डिवीजन को लिखकर इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। पब्लिकेशन डिवीजन से भी आप इसको मंगवा सकते हैं आसानी से, ताकि आप उसमें बहुत सारे फिल्म्स, बहुत सारे पोस्टर्स, लीफलेट्स, ड्रामा, पपेट्री के मेथड्स, बहुत सारी चीजें दी गई जिसका इस्तेमाल करके आप पेरेंट्स एंड कम्युनिटी एंड इवन पॉलिसी मेकर्स के बीच एक कंसेंसस जो समझ आप यहाँ समझ को आगे तक पहुंचा सके। तो एक ये जो पैकेज है ये एक माध्यम है जिसके थ्रू आप हर प्रकार के स्टेक होल्डर्स तक पहुंच बना सकते हैं और उनके बीच अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की एक समझ बना सकते हैं। इसी के साथ 3 मंथ्स प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ग्रेड 1 स्टूडेंट्स, ये बहुत जल्द आप तक पहुंचेगा। आपको नेक्स्ट सेशन से इसको स्टार्ट करना है अगर स्कूल खुलते हैं तो। इसी के साथ एक FLN फ्रेमवर्क है, आपने सुना होगा कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्टार्ट होने वाला है।
बहुत उम्मीद है कि मार्च में ये मिशन की शुरुआत कर दी जाएगी सरकार की तरफ से। बाल वाटिका जो है वो मॉड्यूल 1 ईयर का है, 5 to 6 इयर्स एज के बच्चों के लिए है। ये बाल वाटिका मॉड्यूल भी बहुत जल्द आप तक पहुंचेगा और आपके स्कूल में अगर 1 ईयर का प्री प्राइमरी एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन है तो आपको ये बाल वाटिका वहाँ शुरू करनी है। टॉय बेस्ड पेडागोजी पे अभी टॉय फेयर होने वाला है, नेशनल टॉय फेयर 27 ऑनवर्ड्स है। टॉय बेस्ड पेडागोजी का मकसद सिर्फ इतना है कि जो एक तो जो लर्निंग होनी चाहिए बच्चों की वो टॉयज के टॉय पर आधारित होनी चाहिए। टॉयज का जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे और वो इंडिजिनस टॉयज हो तो इसके दो फायदे हैं, एक तो बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी, दूसरा बच्चा कनेक्टेड फील करेगा, अपनी जमीन से जुड़ा महसूस करेगा, उसको हमारे कल्चर के बारे में पता चलेगा। दूसरा ये होगा कि जो हमारे जो टॉयज बनाने की जो फैक्ट्री है, जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं जो इसमें बहुत सालों से अपना चीज जान लगाए हुए हैं, उनको भी एक एनकरेजमेंट मिलेगा, उनको एक कमाई का साधन मिलेगा। तो टॉय बेस्ड पेडागोजी को करने के कुछ अलग अलग तरीके के फायदे हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो क्यों ना हम अपने स्कूल में टॉय बेस्ड पेडागोजी आती रहेगी, हम इसकी शुरुआत पहले से ही कर दे। तो टॉय बेस्ड पेडागोजी सिर्फ फाउंडेशन ईयर्स के लिए नहीं है, क्लास 12 तक है। आपको एक स्कोप देखना पड़ेगा कि टॉयज को हम कैसे क्लास 12 तक के बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। टॉयज की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, तो आप अपने ही आसपास जो टॉयज हैं आपको स्कूल के साथ इंटीग्रेट करने की, स्कूल में लर्निंग के साथ इंटीग्रेट करके देखने की जरूरत है। यही टॉय बेस्ड पेडागोजी का उद्देश्य है। फिर कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रिसर्चेस, ये हमने आपको बता दिया। आप भी अपने स्टेट में, अपने लेवल, अपने स्कूल में जो टीचर या आसपास के स्कूल में जो टीचर अच्छा काम करते हैं, एक छोटी सी गेट टुगेदर करके या आसपास जानकारी होती है किसी भी, इसी वेबिनार के माध्यम से भी अगर आप छोटी छोटी चीजों का शेयरिंग करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस स्कूल में किस तरह का काम चल रहा है। तो क्यों ना वैसा ही हम भी स्टार्ट कर ले, क्योंकि पर्पस बेस्ट दिखाना नहीं है, अवार्ड लाकर अपने कमरे में सजाना नहीं है। पर्पस आपका ये है कि जब हर बच्चा आपके लिए अवार्ड लेकर आए, हर बच्चा अवार्ड बन जाए, वो पर्पस वो होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे तो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके अराउंड ही है। कि हम आपको जल्द से जल्द इस तरह के बेस्ट प्रैक्टिस जितनी मात्रा में हो सके पहुंचा सके। और आप खुद अपने भी इंट्रोडक्शन क्लास में कीजिए, स्कूल में कीजिए बच्चों के साथ, ये बहुत जरूरी है। और एनकरेज कीजिए अपने स्टाफ को खुद भी कि इस तरह के इनोवेशंस करते रहें। हम आपको एक प्लेटफॉर्म जरूर देंगे अगर आप ऐसा इनोवेशन करते हैं। तो एनसीईआरटी हमेशा आपके साथ, आपको एक प्लेटफॉर्म हमेशा मिलता रहेगा शेयरिंग का। नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क हमने आपको बताया, प्रोग्रेस। एक टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल की बात की गई और टीचर ट्रेनिंग फ्रेमवर्क की बात की गई है। इस पर भी आपको कोशिश रहेगी कि जल्द ही इस तरह का कुछ डॉक्यूमेंट आप तक पहुंचे। अब मैंने लास्ट में आपसे कहा था कि सबसे आखिरी जो मेरी स्लाइड होगी, ये आखिरी नहीं है, उसके बाद थैंक्स की है। इसमें आपको मैं बताऊंगी कि लिंकेज कैसे किया जाएगा। तो लिंकेज में एक लोकेशन वाला लिंकेज होता है जिसको आप फिजिकल लिंकेज कहते हैं, जिसमें कि आपके स्कूल की ही पेराफेरी में, आपके स्कूल की ही बाउंड्री के अंदर एक प्री स्कूल सेंटर होता है। ये बहुत कम जगह है। एक होता है प्रोग्राम, यानी भले ही आपके स्कूल की बाउंड्री में वो प्री स्कूल सेंटर ना, खासकर आंगनबाड़ी सेंटर होते हैं जो उनके स्कूल के बाउंड्री के बाहर होते हैं, उसकी टाइमिंग आपको सिंक्रोनाइज करते हैं अगर तो प्रोग्रामेटिक सिंक्रोनाइजेशन। प्रोग्रामेटिक होता है प्ले वे, जो मेथड है, जो वहां पर प्ले वे मेथड होता है वो आपने अपने स्कूल में भी स्टार्ट किया, तो वो एक प्रोग्राम वाइज लिंकेज बनाया जिसकी कंटिन्यूम की बात हम कर रहे हैं। करिकुलम जो होता है वो आपका कंटिन्यूम वाला करिकुलम होना चाहिए, भले ही वो आपकी बाउंड्री के अंदर स्कूल ना हो, के अंदर आंगनबाड़ी ना हो, पर ये आप कंटिन्यूअसली एज ए हेड टीचर आपको इंश्योर करनी चाहिए। ज्वाइंट ट्रेनिंग करानी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो प्री स्कूल का टीचर अलग चीजों में, उसकी नॉलेज अलग है, उसकी पेडागोजी अलग है, क्लास 1 का टीचर फिर वैसे ही ढर्रे से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसको चला रहा है। तो अब जब कंटिन्यूम की बात हो रही है तो ट्रेनिंग भी कंटिन्यूम में ही तो होनी चाहिए। इस तरीके से मटेरियल। अब आते हैं बात मैनेजमेंट, मोबिलाइज ज्वाइंट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। आप ही वो ऐसे व्यक्ति हैं जो आंगनवाड़ी की भी मॉनिटरिंग करेंगे और अपने स्कूल की भी, क्योंकि आप ही को कंटिन्यूम देखना है। इसी तरीके से लिंकेज बिटवीन ऑल सर्विसेज फ्रॉम चिल्ड्रन केयर, ये सारी चीजों के लिंकेज भी आपको वहां पर जो मिल रहा है वो यहाँ पर भी मिलेगी। इनके पर फिजिकल लिंकेज ऑफ आंगनवाड़ी नहीं है। अगर फिजिकल लिंकेज है तो आपके ही बाउंड्री के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, तो आपके लिए थोड़ा आसान है। वहां पर थोड़ा जब आप प्रोग्रामेटिक और मैनेजमेंट वाइज लिंकेज की बात करते हैं तो आप थोड़ा
आपको मुश्किल होती है। तो यहाँ मैनेजमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव भी है। तो आप सीधे बात आते हैं, ये तो रहा प्रेजेंटेशन की बात। अब आते हैं राजस्थान में क्या चल रहा है। राजस्थान में जो जानकारी है, राजस्थान में जो मेरी जानकारी है, योगेंद्र सर से करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत डेटा दे रही हूँ। मेरे लगभग 38,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स को कोलोकेट किया जा चुका है। कोलोकेशन किस टर्म्स में है? करीब करीब 18,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स का फिजिकल कोलोकेशन हो गया है और 19,000 आंगनवाड़ी का मैनेजमेंट वाइज यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोलोकेशन हो गया है। ये डेटा है, मैं योगेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगी अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो उसको करेक्ट कर दें। ये डेटा थोड़ा 2019 का मेरे पास है। और इसके साथ राजस्थान में कुछ एक काम हो रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो जीपीएस सिस्टम, जीपीआरएस सिस्टम से अपने मॉनिटरिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स, मॉनिटरिंग ऑफ आंगनवाड़ी वर्क, मॉनिटरिंग ऑफ आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स की जो मॉनिटरिंग का सिस्टम स्टार्ट किया है, मुझे नहीं पता कि अभी तक वो कंटिन्यू हो रहा है। सर बहुत क्लियरली बताएंगे कि क्या चल रहा है। वो बहुत ही एनकरेजिंग है, वेरी प्रोग्रेसिव है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको और बड़े लेवल तक अपनाने की जरूरत है, जो कि एक यूनिक फीचर है राजस्थान का। इसी के साथ जब ये कोलोकेशन हो रहा है, उसका एक बहुत अच्छा फीचर है कि जब कोलोकेशन हो, लोकेशन फिजिकल हो, प्रोग्रामेटिक हो, मैनेजमेंट हो, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो रही है राजस्थान में और वो आगे तक भी होनी चाहिए कि वो जो बच्चे हैं प्री स्कूल में उनको डायरेक्ट एडमिशन दिया जा रहा है क्लास 1 में। इससे फायदा ये हो रहा है कि बच्चे को आगे, पेरेंट्स को बच्चे की एडमिशन के लिए नहीं सोचना है। दूसरी चीज है जो फिजिकल कोलोकेशन की हम बात करते हैं, उसका मतलब उससे फायदा ये है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर किराए में चलते थे अब उनको एक परमानेंट सेटअप मिल गया है, कोई बड़ा क्लासरूम मिल गया है। तो ये कुछ फायदे हैं कोलोकेशन के। जितनी जल्द से जल्द हो सके आप स्कूल्स को कोलोकेट, प्री स्कूल सेंटर्स को, आंगनवाड़ी सेंटर्स को ज्यादा संख्या में फिजिकल कोलोकेशन पे कोशिश करें, क्योंकि एज ए हेड टीचर को बहुत मुश्किल होती है प्रोग्राम और मैनेजमेंट वाइज मॉनिटरिंग और एक पैरिटी में बच्चों की एजुकेशन को देखने की, कंटिन्यूम में देखने की। इसलिए फिजिकल कोलोकेशन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ योगेंद्र सर से और डॉक्टर कश्यपी से, वेरी ब्राइट एंड वेरी नाइस colleague of mine from I request both of them to please explain, give details about what is happening in Rajasthan about foundational years या आप प्री स्कूल स्टेज पे आप क्या इंटरवेंशन कर रहे हैं। इसके साथ अगर आपके कोई प्रश्न हो प्लीज पूछ लें। सीपी जी बोल रही हूँ तो यहाँ पर कुछ वीडियोस के लिंक है, मैं आपको शेयर कर दूंगी। आप